हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गुप्त काल का प्रैक्टिस लेकर आए हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई। पुराणों में इन्हें गुप्त भी कहा जाता है। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच हुआ, जो कि श्रीगुप्त का पुत्र था। श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों ही सामंत स्थिति में कार्य कर रहे थे। ये कुषाणों के सामंत थे, इसलिए इन्होंने महाराज का ही उपाधि धारण किया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। और गुप्त वंश का संस्थापक, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। इसे गुप्त वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले गुप्त कुषाणों के सामंत थे और उनके अधीन कार्य करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति और सूची 2 के है समुद्रगुप्त। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति, इसकी रचना हरिशेर ने की है और यह समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है, तो ये सही है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। बिलसठ स्तंभलेख, ये कुमार गुप्त से संबंधित है। और कानपुर का भीतरी स्तंभलेख, यह स्कंदगुप्त के हुड़ों पर विजय का उल्लेख है। मंदसौर का उल्लेख बंधुवर्मन का है। इस प्रकार ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, बिलसठ स्तंभलेख कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से और मंदसौर लेख ये बंधुवर्मन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ भारत पर। हुड़ एक विदेशी जाति थी, जिसमें मिहिर कुल, तोड़मार ये लोग हैं। यह सर्वप्रथम गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। इसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? कालिदास एक प्रसिद्ध नाटककार थे जो गुप्त काल में विक्रमादित्य के शासनकाल में रहते थे। इन्होंने कुल 7 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम। इसके साथ साथ 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभव, और 2 खंडकाव्यों की रचना की है, रित संहार और एक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। इस प्रकार इनके नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जानकी हरण की रचना कालिदास द्वारा नहीं की गई है। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? गुप्त वंश का प्रारंभ 319 ईस्वी में
चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई और लगभग 500 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह और सती प्रथा का उल्लेख हमें गुप्त काल से मिलता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए और सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद, यूनानी, इंडो बैक्ट्रियन द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे भारत का ही नहीं बल्कि ये विश्व का सबसे उत्कृष्टम नाटक है, जिसकी रचना महाकवि कालिदास द्वारा की गई और इसका प्रथम विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी में अनुवाद 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख यह भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से गोपराज की पत्नी का सती होने का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है, जो गुप्त वंश से है। इस प्रकार सती प्रथा का पहला उल्लेख एरड़ अभिलेख से, और ये एरड़ अभिलेख भानुगुप्त का है और उस अभिलेख में गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिला है। राइट आंसर से एरड़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंशों में निम्नलिखित शासकों के क्रम में लगाइए। गुप्त वंश की संस्थापना श्री गुप्त ने की, उसके बाद घटोत्कच, फिर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम पहले एक, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सभी ऑप्शन क्रम से हैं। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1, 2, 3, 4, 5। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त होता है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडारण बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक व ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने ग्रहों की स्थिति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी की परिक्रमा का विचार 4वीं शताब्दी में ही बता दिया था। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये महान वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने सोने का आविष्कार और यह बताया कि इस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया? अभी हमने आपको जस्ट ही बताया, आर्यभट्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? पंच सिद्धांतिका के रचयिता वारामिहिर है। वारामिहिर गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। इन्होंने ज्योतिष पे अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें है लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांत शिरोमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति सार के लेखक कौन थे? नीति सार के लेखक कामंदक थे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह बात हमें आर्यभट्ट द्वारा सर्वप्रथम पता चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राटों की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त सम्राटों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। फाहियान और वेन्सांग ने राज्यों को देखा,
फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया था। उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया। उस समय भारत पर हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी गुप्तकालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की होती थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था। पिता के बाद पुत्र ही गद्दी को प्राप्त करता था। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथों में फुकोकी निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता? फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म का रक्षक। और फाहियान की पुस्तक फुकोकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पता नहीं चलता। इसमें बौद्ध राजाओं का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध मंदिरों का उल्लेख है, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया गया है कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूपों एवं विहारों का गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन था? फ्रेंड्स, आपको स्तूप और विहार के बारे में पहले बता देते हैं। स्तूप बौद्धों का पूजा गृह होता था और विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, ये उनका निवास स्थल था। और इन दोनों का गुप्त स्थापत्य में सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर था वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। अजंता के गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ। मतलब अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह अजंता दक्षिण भारत में औरंगाबाद जिले से 90 किलोमीटर दूर अजंता नामक स्थान पर स्थित है। इसमें 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वह गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया और चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, यह समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का उल्लेख है। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं जिसकी रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई और हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के शासनकाल में महासंध विग्रह के पद पर आसीन थे। राइट आंसर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग यानी स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में व्यापार अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चला जाने के कारण और उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर यह है गुप्त काल प्राचीन काल का स्वर्ण युग था क्योंकि व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उस समय यह चरमोत्कर्ष पे था। उसमें भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विभिन्न प्रकार के मंदिर, अजंता की चित्रकारी, ये सब बनी। प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के, समुद्रगुप्त ने वीणा वादक, चंद्रगुप्त प्रथम में राजा रानी प्रकार के और स्कंदगुप्त ने व्याघ्र पराक्रम आदि प्रकार के सिक्के, स्वर्ण सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण
गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था एवं चांदी की मुद्राओं को रूपक कहा गया। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव और रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा 450 ईस्वी में की गई। नालंदा बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था यह विद्यालय। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 60वां भाग 1/6। नेक्स्ट, भारतीय गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से भारत पर हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसका सफलतापूर्वक दमन स्कंदगुप्त ने किया। भीतरी स्तंभलेख कानपुर में स्थित है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। इसमें 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं, इसकी निर्माण गुप्त काल में हुआ और ये गुफाएं लगभग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक है? एरड़ अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत आया। इसके पुस्तक का नाम है फू काकोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का क्लासिकल युग, स्वर्ण युग या गोल्डन एज किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। फायान कहाँ का निवासी था? फायान चीन का निवासी था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय थे। इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध करने का उल्लेख इनको प्राप्त है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारा मिहिर। ये खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसके बीजों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा? यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। बीएन स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। राइट आंसर डी, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों एवं दक्षिण भारत के कुल 12 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन, और ये संगीत में बहुत रुचि रखते थे इसलिए इन्हें कविराज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।